नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं पशुओं से संबंधित कुछ छोटे से टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सर ये कौन कौन सी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो ये आपने जैसे पशुधन सहायक हो गया LS है, इसके अलावा पशु परिचारक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको। और यहाँ से आपको पता है कि ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो अपने यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके इसके बारे में बात करते हैं कि सर पशुधन होता क्या है। सबसे पहले लाइव स्टॉक क्या होता है। देखिए कि लाइव स्टॉक के अंदर अपन को सबसे पहला पॉइंट तो ये याद होना चाहिए कि सर इसके अंदर किसको शामिल किया जाता है, कौन आते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर पालतू जानवरों को शामिल किया जाता है। जैसे जानवर तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जंगली जानवर भी होते हैं, पर जंगली जानवरों को पशुधन के अंदर नहीं रखते हैं, उसको एनिमल्स बोल सकते हैं, ये जरूरी है। पर दो श्रेणी है, एक पशुधन श्रेणी और एक होता है पशु श्रेणी। तो पशु श्रेणी में तो पालतू जानवर को लेते हैं पशुधन श्रेणी के अंदर, और जो जंगलों में रहते हैं वो अलग जानवर होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि पशुधन क्या होता है। तो पशुधन के बारे में देखिए बेटा, डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो पहले ही बात करते हैं, तो परिभाषा के अंदर आपको याद रखना, ऐसे पालतू जानवर, कैसे, देखिए ऐसे पालतू जानवर, ये लिखा गया है, ऐसे पालतू जानवर जिनसे अपन को क्या प्राप्त होती है, इनकम। या मतलब कोई भी एडल्ट है, कोई भी एनिमल्स है और उससे अपन को इनकम प्राप्त हो रही है, तो वो क्या हो गया, अपने लिए एक रिसोर्स बन गया, अपने लिए इनकम का रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल पालतू जानवर, याद रखना कौन सी जानवर, पालतू जानवरों से क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त की जाती है। जैसे आय प्राप्ति कैसे करें सर, जैसे दूध उत्पादन से भी कर सकते हैं, यानी मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हैं। देखिए अडल्ट एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर दूध उत्पादन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन से इनकम बिल्कुल प्राप्त होती है, मिल्क प्रोडक्शन से भी अपन को इनकम प्राप्त होगी बेटा, यह भी बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मिल्क प्रोडक्शन से अपन को जैसे क्या मिलता है, दूध उत्पादन हो गया। दूसरा बात कर रहा है कि मांस उत्पादन, बिल्कुल सही है, मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, ये बात भी सही है। देखिए मीट प्रोडक्शन, इसके अलावा चमड़ा उत्पादन यानी लेदर उत्पादन से भी संबंधित है। किससे है, लेदर उत्पादन, यानी या आप इसको बोल सकते हैं लेदर प्रोडक्शन, या आपको याद रखना लेदर प्रोडक्शन। इसके अलावा बोझ डालने का कार्य भी करता है। तो आपको याद रखना ऐसे पशु, ऐसे जानवर, ऐसे पालतू जानवर जिनसे अपन को आय प्राप्त की जाती है, जैसे दूध उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, मांस उत्पादन, बोझ डालने का कार्य आदि के अंदर काम में लिया जाते हैं। ये बिल्कुल बिजी है। आप इसके बाद में बात करें, थोड़ी सी पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आया मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पे एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है। मिल्क प्रोडक्शन, देखिए मिल्क प्रोडक्शन से थोड़ी सी बात कर लेता हूं बेटा। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर अपन बात करें, सबसे पहले तो आपको याद रखना इस रिवोल्यूशन, कौन सी रिवोल्यूशन रिलेटेड है, तो याद रखिए व्हाइट रिवोल्यूशन इससे रिलेटेड आती है। कौन सी रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित है, यानी सफेद क्रांति से संबंधित है, या अपने इसको लिख सकते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित है। कौन सी क्रांति से, श्वेत क्रांति से संबंधित है। एक पॉइंट तो ये आपको याद रहना चाहिए, श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति भी कह सकते हैं, सफेद क्रांति से संबंधित है। देखिए अब ये दूध से रिलेटेड बात करेंगे, थोड़ी सी पॉइंट है। अब आपसे पूछ ले कि सर देखिए यहाँ कुछ पॉइंट है, ऐसे करूंगा मैं। देखिए सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन, आपसे पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक, तो आपको याद रखना इसके जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है बेटा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये आपको याद रहना। और सबसे पहले अपन बता देते हैं श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और आपको पता है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन फ्लड। क्या रखा गया बेटा, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, जिसकी आपसे पूछ ले ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ाना। क्या था, दूध उत्पादन को बढ़ाना, यह ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था। यह आपको याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना
ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? तो बेटा 1970 में हुई है। कब हुई है? 1970 में। 3 चरणों के अंदर अलग अलग थी। जब अपन बात करेंगे वहां पे बात करेंगे। ये तो अपन को बेसिक बता रहा हूं बेटा। आपसे एक और है, ऑपरेशन फ्लड के जो जनक भी पूछे जब भी कौन आएगा? वर्गीज कुरियन आएगा। श्वेत क्रांति के जनक पूछे जब भी कौन आएगा? वर्गीज कुरियन आएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके बाद हम बात करें, एक और पॉइंट बात कर लेता हूं, जो नेशनल डेयरी एनडीडीबी, आपने नाम सुना होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। यह आपसे पूछे कि बेटा कहां पे है, तो याद रखिए यह आनंद गुजरात में। बेटा कहां पे है? तो आपको याद रखिए, सबसे पहले बता देता हूं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे है, तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। यह आनंद गुजरात में है। कहां पे है? आनंद गुजरात के अंदर है। और आनंद गुजरात के अंदर है। यह बना कब था? 1965 के अंदर बना था बेटा। कब बना था? 1965 के अंदर बना। और इसको अपन बोल सकते हैं, देखिए इसको अपन बोलेंगे राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी विकास बोर्ड। ये कहां पे है बेटा? तो ये आनंद गुजरात के अंदर है। तो ये आपको याद रखना, आनंद गुजरात। और इसकी स्थापना कब हुई? तो आपने याद रखना 1965। ऑपरेशन फ्लड कब चला? 1970। और आपको याद रखना प्रथम जो चेयरमैन थे वो कौन था? तो आपको याद रखना डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन था बेटा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक और पॉइंट है, अपने बात करें देखिए अब दूध से रिलेटेड है। तो दूध का आपसे पूछेगी दूध का पीएच मान। अब दूध का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिए 6.4 से लेके 6.7 तक रहता है। याद रखिए कौन सी प्रकृति का होगा? तो याद रखिए अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय प्रकृति का होगा, यह भी आपको याद होना चाहिए बेटा। दूसरी बात, इसके अलावा आपसे पूछ ले कि दूध का सफेद रंग। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे छोटे सफेद रंग, जो मिल्क है वो व्हाइट रंग का क्यों होता है? तो याद रखिए केसिन के कारण होता है। केसिन प्रोटीन होती है। केसिन प्रोटीन के कारण, आपको याद रखना केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और आपको याद रखना, आपसे बोले कि सबसे अधिक सफेद दूध किसका होता है? तो आपने लिखना बेटा कि सबसे अधिक सफेद दूध होता है भैंस का, सर्वाधिक सफेद। याद रखिए सर्वाधिक है व्हाइट जो कलर है मिल्क का, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? तो भैंस का होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। और आपसे एक और क्वेश्चन है कि सर्वाधिक, एक और लिखिए, नीचे लिखवाता हूं, पहले लिखिए। इसके अलावा लिखिए दूध का पीलापन येलोइंग कलर किसके कारण आता है? तो याद रखिए कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण आता है बेटा। किसके कारण आता है बेटा? कैरोटीन के कारण येलोइंग कलर आता है। और येलोइंग कलर जो पीला कलर है वो सर्वाधिक कौन से पशु का होता है? कौन सा? तो आपने याद रखना गाय का होता है। एक और है दूध का, लिखिए बेटा दूध का मीठापन। दूध का मीठापन किसके कारण होता है? तो लिखिए बेटा लैक्टोज। किसके कारण होता है बेटा? लैक्टोज है शर्करा के कारण होता है। कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। देखिए एक और लिखिए बेटा, भैंस की बात कर लेता हूं छोटी सी। तो भैंसों में लिखिए, भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल, तो आपने याद रखना बेटा मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा नस्ल, जिसको अपन खुंडी भैंस भी बोल सकते हैं, खुंडी नस्ल। यह भी याद रखना। एक और पॉइंट की बात करें कि भैंसों में सर्वाधिक है, लिखिए भैंसों में सर्वाधिक है दूध काल कौन सी भैंस का होता है? तो लिखना बेटा मैसाना का जो दूध काल है वो सबसे लंबा होता है। दूसरा एक और पॉइंट लिखिए, भैंसों में सर्वाधिक है वसा, लिखिए वसा वाली भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल कौन सी है? तो आपको याद रखना वो है बदावरी। कौन सी है बेटा? बदावरी। कितनी % वसा होती है?
तो 13% वसा होती है। कितनी प्रतिशत? 13% वसा होती है। देखिए बेस में लिखिए बेटा, बेस में सबसे कम, लिखिए बेटा सबसे कम है वसा वाली भैंस की नस्ल है। कौन सी है बेटा? तो उसका आंसर आएगा नीली रावी। नीली, लिखिए नीली रावी। कौन सी भैंस की नस्ल है बेटा? नीली रावी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मैंने लिखवाए, तो ये आपको याद रखने बेटा। अभी आप इसको ये काम कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो इजी है एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि यहां से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको लिखवाया है इसकी वजह से। तो ये आपको नोट आउट कर लीजिए। ज्यादा नहीं, इजी है, बहुत इजी है। ये तो क्या कि आपको यहां से नोट आउट कर लेना। दूध के बारे में था इसलिए फिर इधर आ गया थोड़ा सा, तो आप इसको नोट आउट करो बेटा। इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं, देखिए इसके बाद में एक पॉइंट और आ गया था बीच में, मीट प्रोडक्शन। क्या है? मीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मीट प्रोडक्शन से संबंधित भी कुछ लिखवा देता हूं, एक दो पॉइंट। देखिए बेटा, मीट प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए बेटा, मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड की बात करते हैं तो मीट है प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन से संबंधित भी कुछ पॉइंट लिख ही लेते हैं। देखिए तो मीट प्रोडक्शन से आपसे पूछे तो कौन सी रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो रेड रिवोल्यूशन से संबंधित है। ये कौन से संबंधित है बेटा? रेड रिवोल्यूशन से संबंधित है। ये आपको याद रखना, मीट प्रोडक्शन का संबंध लाल क्रांति से है। कौन सी क्रांति से बेटा? लाल क्रांति से। अपना एग्रीकल्चर में आपको ध्यान रखना टमाटर से संबंधित भी है, एक विशेष पॉइंट वो भी याद रखना बेटा। अब मीट की बात करें तो मीट से संबंधित अपन बात करते हैं। अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग मीट्स होता है, तो वो अपने कल भी बताया था कि जैसे अलग अलग मीट है। जैसे व्हाइट मीट किसको कहते हैं? मुर्गी के जो मांस को सफेद मांस के नाम से जानते हैं। काला मांस किसको कहते हैं? कड़कनाथ को कहते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। जैसे नमकीन जैसा मांस किसका होता है? तो सूअर का होता है। ये बेकन जैसा मांस भी बोलते हैं उसको, और पोर्क के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग जो एनिमल्स है उसको अलग अलग मीट के नाम से जानते हैं। तो वो अपने एक पढ़ा चुका हूँ, एक छोटी सी वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपन आगे। देखिए अब अपन बात करते हैं कि पशुधन सरणी, एनिमल्स की बात कर रहा है। पशुधन सरणी के अंदर कौन से पशु आते हैं? जिसको अपन पालते हैं वो पशुधन सरणी में आते हैं। जिनको अपन क्या करते हैं? पालते हैं, वो पशुधन सरणी के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे आ गया अपने गाय, भैंस, बकरी, भेड़, पशुअर, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, याक और मैथुन। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पशुधन सरणी होती क्या है? ऐसे पशु जिनको किसान पालता है आय के स्रोत के लिए, उनको बोलते हैं अपन पशुधन सरणी। क्या बोलते हैं? पशुधन सरणी। अब आपसे दिमाग में आ रहा होगा सर ऊंट है, ऊंट के बारे में कुछ पॉइंट लिख देता हूं। ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं बेटा? जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, यह भी आपको पता है बेटा। तो आपने बात करें राजस्थान का, लिखिए राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु कौन है? तो पालतू पशुओं की बात करें तो पालतू पशुओं में ऊंट आता है। कौन आता है बेटा? ऊंट आता है। अब आपसे पूछे कि सर दो पॉइंट है कि इसको राज्य पशु बनाया कब? तो याद रखिए 30 जून 2014 को। अब आपके एक दिमाग में आ रहा होगा सर कि इसको पशुधन सरणी में, पशुधन सरणी में शामिल कब किया गया? पशुधन सरणी में शामिल किया गया, तो आपको याद रखना पशुधन सरणी में शामिल किया गया 19 सितंबर 2014 को। यह भी आपको याद रखना 19 सितंबर 2014 को।
इसी टाइम की बात है। दूसरी बात अपन को याद रखना, तो विशेष तौर पर ये पॉइंट आपको आना चाहिए। और आपको एक और बात है कि ऊंट के लिए तो एक और पॉइंट लिख लीजिए बेटा, ऊंटनी के दूध को, ऊंटनी के, लिखिए ऊंटनी के दूध में इंसुलिन, याद रखना, इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात करें कि ऊँटों का अस्पताल कहाँ पे है, तो आपने याद रखना दुबई के अंदर है, वो आप लिख सकते हो, याद कर लेना वो। और एक और पॉइंट थोड़ा सा कि जो याक है, याक को बर्फ का जहाज कहा जाता है। किसका जहाज कहा जाता है बेटा? बर्फ का जहाज कहा जाता है। जैसे रेगिस्तान का जहाज ऊँट है, तो बर्फ का जहाज याक है, ये भी आपको याद रखना। ये विशेष पॉइंट है, कुछ जो एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, तो आपने याद रखना है ये विशेष तौर पर। जैसे अब जैसे पशुधन श्रेणी में आपके ये पशु आते हैं, तो आपने कई बार इस प्रकार से याद रखना है। और एक और पॉइंट है, क्रॉस की बात करें, गाय और भैंस के क्रॉस को क्या कहते हैं? कैटलो कहते हैं। तो हिन्नी कैसे क्रॉस हुई ये आप बताना, और खच्चर कैसे क्रॉस से पैदा हुए वो भी आप बताना। तो आप आगे जब बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं सर, अब ये पशु है, ये पशुधन श्रेणी में नहीं आते हैं। जो कौन कौन है, जिनको हालांकि हम पालते हैं, जैसे कुत्ता भी पालते हैं, तो कुत्ता आता है एक, तो पशुधन श्रेणी में नहीं आता है। एक बिल्ली नहीं आती है, एक खरगोश नहीं आती है, और एक पोल्ट्री नहीं आती है। अब सर पोल्ट्री क्या होती है, तो आपने याद रखना, जो मुर्गी पालन है उसको ही पोल्ट्री कहते हैं। यानी जो भी पक्षी वगैरह पालते हैं वो पोल्ट्री से संबंधित आ गया, तो आपको याद रखना मुर्गी पालन से संबंधित है। देखिए अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुर्गियों के अंदर जो मुर्गी के अंडे होते हैं, एक अंडे का वजन कितना होता है? एक अंडे का वजन, मुर्गी के एक अंडे का वजन 58 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 58 ग्राम का होता है। और आपको याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी आपको याद रहनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं तो एग्जाम की दृष्टि से देखता हूँ, जो ज़्यादातर, तो यह भी आपको याद रहना, एक अंडे का वजन इतना होता है। देखिए आगे, अब बात आती है कि सर पशुधन इकाई किसको कहते हैं? एक गाय भैंस, उसको पशुधन इकाई, याद रखिए, 2 सुअर, 3 बछड़े और 5 भेड़ बकरी, इसको कहते हैं पशुधन इकाई। याद रखिए, एक गाय भैंस, 2 सुअर, 3 बछड़े और 5 भेड़ बकरी, उसके अंदर जो पशु आएंगे वो सारी की सारी पशुधन यूनिट कहलाएगी, लाइव स्टॉक यूनिट कहलाएगी, ये आपको याद रखना। मानव ने सबसे पहले पाला किसको? तो आपको याद रखना कुत्ते को पाला था। किसको पाला था बेटा? कुत्ते को। और आपको याद रखना मानव ने सबसे पहले जुगाली करने वाला जानवर यानी रोमिनेंट पशु कौन सा पाला था? तो आपने याद रखना बकरी पाली थी सबसे पहले। किसको पाली थी? बकरी को। और आपसे पूछे कि मानव ने सबसे लास्ट में कौन सा जानवर पाला था? तो याद रखिए घोड़ा पाला था बेटा। कौन सा पाला था? घोड़ा पाला था। तो आपसे पूछ ले कि मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया पालतू जानवर तो कुत्ता, और आपसे पूछे कि सब जुगाली करने वाली पशुओं के अंदर सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा? तो बकरी। और आपसे सबसे अंत में पाला गया तो वो जानवर कौन सा है? तो आपने याद रखना घोड़ा है। उसी प्रकार से आगे बात करते हैं। आपसे पूछे कि सर पक्षियों में सबसे पहले पाला गया था कबूतर। आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा की टाइम पे जो भी कार्ड वगैरह था वो कबूतर के माध्यम से भेजते थे, जो भी प्रेम पत्र वगैरह भेजते थे वो कबूतर के माध्यम से भेजते थे। ये संदेश पहुंचाने का कार्य करने वाला पक्षी था उस टाइम पे। अब आपसे कई बार एक बात करता हूं, सर पक्षी की बात आई है तो पक्षी के अंदर है, आपसे याद रखिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पे? अनुसंधान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पे? इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसको एविन सेंटर के नाम से जानते हैं, इज्जत नगर बरेली। और आपसे पूछ ले पक्षी विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? सलीम अली। तो याद रखिए पक्षी विज्ञान के जनक, पक्षी विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो याद रखिए सलीम अली। सलीम अली पक्षी विज्ञान के जनक है, यह भी आपको याद रखना। दूसरी बात करें केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहां पे है? तो यह भी आपको याद रहना चाहिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो यह भी आपको याद रखना है,
इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए ये भी, बरेली उत्तर प्रदेश। अब आपने एक क्वेश्चन और है कि मानव ने कौन से कुल के जानवरों को खाना सबसे पहले स्टार्ट किया? तो याद रखिए बोविडी कुल। जितने भी अडल्ट हैं वो एनिमल्स हैं, या अडल्ट है या एनिमल्स है, वो बोविडी कुल के अंदर आता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम बोविडी कुल को भोजन का स्रोत के रूप में काम में लिया। जैसे भेड़ बकरी खाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो सबसे पहले बोविडी कुल का सदस्य है। तो ये भी आपको याद रखना। इसके बाद में बात करें कि क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि सर क्लासिफिकेशन के जो जनक है वो कौन है? तो क्लासिफिकेशन के जो जनक है, वर्गीकरण के जो जनक है वो कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन है बेटा? कैरोलस लीनियस। तो आपने याद रखा होगा जैसे टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस वर्गीकरण के जनक है, इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया। उसके बाद में एनिमल्स का हुआ। अब आपको याद रखना है कैरोलस लीनियस ने इसको किसके आधार पर बांटा है, यह आपको याद नहीं रखना। आपको याद रखना वर्गीकरण के जनक। मैं इतना बात कर रहा हूं, यह अलग पॉइंट है, अगर पूछ ले तो एग्जाम में। अब पशुओं को वर्गीकरण के आधार पर, आमाशय के आधार पर वर्गीकरण किया इन्होंने। किसके आधार पर? स्टोमेटा। इसको कितने भागों में बांटा इसने? आमाशय के अनुसार पशुओं को 3 भागों के अंदर बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भाग। अब ये एक तो है जुगाली करने वाला, यानी बोगाड़ने वाला है, जुगाली करने वाला। या जुगाली करने वाला जो जानवर होता है उस पशु को क्या कहते हैं? रोमंथी पशु या रूमिनेंट एनिमल्स। तो आपको याद रखना जुगाली करने वाला पशु को अपन बोल सकते हैं रोमंथी पशु। अब इसके अंदर जो आने वाले कौन कौन सा है? जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, नील गाय जिसको अपन बोल सकते हैं रोंजड़ी या रोंजड़ा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आती है हिरण, आती है मैथ्यून आता है। इसके अलावा याक आता है, याक के अलावा जिराफ आती है। इन सभी का आमाशय कितने भागों में बटा होता है बेटा? तो आपने याद रखना 4 भागों के अंदर बटा होता है इन जानवरों का। ऐसे पशु जिसके अंदर आमाशय 4 भागों में बटा होता है वो हमेशा जुगाली करता है। और कुछ पशु ऐसे हैं जिसका आमाशय 4 भागों में नहीं बटा होता, वो अपन बात करेंगे। तो आपको याद रखना जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से आगे? जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नील गाय, हिरण, मैथ्यून, जिराफ, याक, इनका आमाशय कितने भागों में बटा हुआ है बेटा? 4 भागों के अंदर। पहला कौन सा है? रूमिन। दूसरा कौन सा है? रेटिकुलम। पहला कौन सा है? रूमिन। रूमिन सबसे बड़ा आकार का भाग होता है। फिर रेटिकुलम के बाद में कौन सा है? ओमेजम। और चौथा कौन सा है? एबेमोजम। यह भी आपको याद रखना। अब एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रूमिन की बात करें, रूमिन बाई की तरफ होता है। एनिमल के 2 बाई और दाई, तो बाई की तरफ होता है, यह आपको याद रखना। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पशुओं में आमाशय रूमिन किसकी ओर होता है, तो याद रखिए बाई की तरफ होता है, बाई पार्ट की ओर होता है। और यह आमाशय का कितना प्रतिशत भाग होता है बेटा? 80% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? 80%। और रूमिन का आकार सबसे बड़ा होता है, यह आपको याद रखना। आमाशय में सबसे बड़ा रूमिन ही होता है। 80% भाग बच रहा है, ले रहा है, तो मतलब बाकी तो कितना? 20% ही होगा। और आपको याद रखना है इसके अंदर क्या होता है, देखिए, और चारा का संग्रहण होता है। यह आपको याद रखना। रूमिन का कार्य पूछ लें कि चारा का संग्रहण करता है, या चारा है उसका संग्रहण करता है। और बाद में पशु रूमिन से ही चारे को क्या करते हैं? वापिस लाते हैं मुंह से, और जुगाली करके धीरे धीरे काट के वापिस भेजते हैं। आपने देखा होगा पशु बहुत जल्दी जल्दी फास्ट चारा खाता है और सीधा नंगल जाता है। फिर जैसे रात के समय आता है, जब वो रेस्ट पे रहता है, तो वो वापिस धीरे धीरे जुगाली के रूप में वापिस चबाता रहता है, काटता रहता है। और कुछ वेस्टेज मटेरियल होता है वो बाहर भी पड़ता है, झाग वगैरह मुंह से आता है। तो आपको याद रखना है पशुओं के अंदर कौन सा भाग है जो जुगाली करने का कार्य करता है? सबसे बड़ा भाग है जो चारे का भंडारण करने का कार्य करता है, तो वो है रूमिन। कितना % भाग है? 80%। यह भी आपको याद रखना बेटा। तो आपको याद रखना, आपसे पूछ ले कि रूमिन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना, तो रूमिन का पीएच मान होता है 5 से लेके 8 पॉइंट है, याद रखिए 6.8 तक रहता है। तो प्रकृति कौन सी हो गई? अम्लीय प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का हो गया बेटा? अम्लीय प्रकृति का है। यह भी आपको याद रखना। आपसे बोले कि रूमिन
में पशुओं में रूमिन जो भाग होता है आमाशय का, उसका पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिए 5.8 से और 6.8 तक होता है। कौन सी प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का है। यह भी आपको याद रखना। आगे बात करते हैं बेटा। देखिए दूसरा भाग कौन सा आ गया बेटा? रेटिकुलम। कौन सा आ गया? रेटिकुलम। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमिन। कितना % भाग है? 80%। भोजन का क्या है? चारे को क्या करता है? वो स्टोरेज करता है। स्टोरेज करने के बाद में जुगाली करता है। जुगाने पर छोटा छोटा काट के वापिस स्टोरेज के रूप में लेके जाता है। आपको याद रखना आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है? रेटिकुलम। सबसे बड़ा भाग रूमिन, इसके बाद में कौन सा है? रेटिकुलम। आमाशय का कितना प्रतिशत भाग है? ओनली फॉर 5%। कितना प्रतिशत? 5%। और इसकी आकृति कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपको याद रखना। आपसे पूछ ले कि रेटिकुलम का कितना %? 5% भाग आमाशय का सबसे छोटा भाग है। दूसरी बात करें इसका आकृति कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है बेटा। मधुमक्खी का छत्ता है इस टाइप से। इस टाइप से होता है। यह भी आपको याद रखना। इसके बाद में अगला भाग कौन सा है? देखिए अब दूसरी बात आपको ये सर कार्य क्या करता है रेटिकुलम, उसके बारे में बता देता हूं। रेटिकुलम जितनी भी नकुली चीजें हैं, नकुल मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं धारदार, नकुली कील, कांच, अखाद्य वस्तु, उनको अनावश्यक उनको जाने से रोकता है पेट के अंदर। तो नकुली कील, कांच, अखाद्य वस्तु आदि अनावश्यक पदार्थों को पेट में आने और जाने से रोकता है। आने और जाने से रोकने का कार्य करता है। पेट के अंदर जो अखाद्य वस्तु है जैसे कांच हो गया, नकुली कीले हो गई, अगर उसको पशु ने खा लिया तो उसको पेट में जाने से रोकने का कार्य करता है। आने से भी रोकता है और जाने से भी रोकता है। यह इसके अलावा यह अतिरिक्त यानी इसके अलावा भंडारण का कार्य भी करता है, स्टोरेज का भी कार्य करता है पशु के अंदर। इसके बाद में अगला आमाशय का भाग है वो कौन सा है? ओमेजम। ओमेजम का कार्य भोजन से, भोजन में जो पानी की मात्रा है उसको अवशोषित कर लेता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल याद रख सकते हो, भोजन में अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने का कार्य भी करता है। यह कुल आमाशय का कितना प्रतिशत भाग होता है बेटा? 6 से 8%। याद रखिए 7 से 8% भाग होता है। कितना %? 7 से 8% भाग होता है। जो आपको याद रखना भोजन में अतिरिक्त पानी है उसका अवशोषित करता है, उसका अवशोषित करने का कार्य करता है। और यह कितना % भाग होता है? 7 से 8% भाग होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा। अब इसके बाद में अगला पार्ट कौन सा आ रहा है? ओबे, याद रखना एबोमोजम। इसको सत्य, वास्तविक, चतुर्थ आमाशय भी कहा जाता है। यह अनट्रू या आपको वास्तविक है या सत्य आमाशय भी कहा जाता है। यह कुल आमाशय का कितना % भाग होता है? 7 से 8% भाग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है बेटा। क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और जो पाचक एंजाइम्स हैं वो रसों का श्रवण करता है यानी रसीला बनाता है। इसके बाद में एरोमंथी पशु, जो अपन बोल सकते हैं जुगाली नहीं करने वाले पशु या बगैर जुगाली करने वाले पशु भी कहते हैं। इनका आमाशय में, इनमें आमाशय होता ही नहीं है। इनका याद रखना है इनमें आमाशय का कोई विभाजन नहीं होता है। आमाशय तो होता है पर आमाशय के अंदर विभाजन नहीं होता है। आमाशय नहीं पाया जाता है या आमाशय का कोई विभाजन नहीं होता है तथा आमाशय में केवल एक ही भाग पाया जाता है। यह आपको याद रखना, या इस प्रकार से अपन को याद रखना एरोमंथी पशुओं के अंदर आमाशय होता है, आमाशय का केवल एक भाग होता है। यह आपको याद रखना है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कौन आता है? घोड़ा आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, गधा आता है, मानव आता है, सुअर आता है, हाथी आता है, बंदर आता है, खरगोश आते हैं। ये सारे के सारे जानवर एरोमंथी पशुओं के अंदर आते हैं। पशु आपने देखा मानव कभी जुगाली करता है क्या? नहीं करता है। अपना आमाशय केवल एक ही पार्ट है पूरा पूरा। इसी प्रकार से अपन को याद रखना घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हाथी, बंदर, खरगोश और गधा और मानव। इसके बाद में आगे बात करते हैं आभासी रोमंथी पशु या सीडो रोमिनेंट एनिमल्स। अब आपको याद रखना है ये पशु जुगाली तो करते हैं परंतु आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3 भाग। पशु जुगाली करेगा पर आमाशय कितने भागों के अंदर बटा हुआ है? 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। अब इसके आपसे 3 भाग कौन कौन सा है? रूमिन, रेटिकुलम, एबोमोजम। इसमें ओमेजोम अनुपस्थित होता है। इसके उदाहरण में पूछे तो कौन आएगा? ऊंट आता है, लीमा आता है,
इसके अलावा विकून, और इसके अलावा याद रखिए अल्फा पाक आता है। ये तीनों जानवर आपको याद रखना है सारे के सारे। इसके बाद में बात करते हैं आगे। आवासीय रोमंती पशुओं में ओमेजम अनुपस्थित होता है, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। याद रखना एरोमेंती पशुओं में एक ही आमाशय पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स कहा जाता है। याद रखिए मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स कहा जाता है, याद रखिए मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स कहा जाता है। ऐसे पशु, ऐसे जानवर जिसके अंदर आमाशय केवल एक ही पाया जाता है, और वो पशु कौन से हैं, एरोमेंती पशु हैं, और उसके अंदर जो आमाशय एक पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, मोनोगैस्ट्रेशन एनिमल्स कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, सुअर है, मुर्गिया है, घोड़ा है, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसके अलावा चूहा भी है, ये इसी के अंदर आ जाता है मोनोगैस्ट्रेशन एनिमल्स के अंदर। इसके बाद हम बात करें, देखिए रोमंती पशु और आवासीय रोमंती पशुओं में आमाशय एक से अधिक पाए जाते हैं। आपको पता है जैसे रोमंती पशुओं में 4 आमाशय थे और सीडो के अंदर कितने थे, 3, मतलब 2 से तो अधिक है। और इसमें इसको आप बोल सकते हैं जो चीज 2 से अधिक होती है उसको 2 या 3 हो गई, 4 हो गई, तो इसको बोलेंगे पॉलीगैस्ट्रेशन एनिमल्स कहा जाता है। इसमें आ गया जैसे बकरी, याद रखना गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मैथ्यून, याक, जिराफ, हिरण, नीलगाय, ऊंट, लीमा वगैरह आ गया, ये जैसे ऊंट वगैरह आ गया, सारे के सारे ये आपको याद रखने हैं बेटा। इसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिए ऊंट एक आवासी, देखिए ऊंट एक आवासी रोमंती पशु है। ऊंट का वास्तविक जुगाली करता है, याद रखिए ट्रू रूमिनेंशन भी कहलाता है, देखने को मिलती है। और आपको याद रखना खरगोश है एक एरोमंती जानवर है, खरगोश के अंदर आवासीय जुगाली देखने को मिलती है। परंतु ये जुगाली किसको क्या कहा जाता है, याद रखिए जुगाली को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए कोप्रियोजिया भी कहा जाता है, यह आपको रट लो। इसी के साथ आगे देखते हैं बेटा, इतना ही है, अब कल पढ़ते हैं बेटा इसके बाद।